हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनटीपीसी स्टेज 1 के 2016 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बदशाह खां के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को बदशाह खां के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा खान अबुल गफ्फार खां और चौथा है खान अबुल वाली खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अबुल गफ्फार खां। खान अबुल गफ्फार खां को बदशाह खां के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत सीमांत गांधी भी कहा। सीमांत गांधी भारत विभाजन के विरोधी थे। सीमांत गांधी भारत विभाजन के विरोधी थे और यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को हम पाकिस्तान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम यह अब तक के सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति रह चुके हैं, अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला ऑप्शन है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा 353 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चौथा है 428 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहीं 2011 में भारत की प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और इस समय बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और वहीं पर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व 1029 था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है जो कि 17 है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1779 ईस्वी और दूसरा है 1981 ईस्वी, तीसरा 1975 ईस्वी और चौथा 1965 ईस्वी। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की तरफ धक्का देता है? ठीक है ना। तो जब एक कार मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है कि हमें बाहर की तरफ धक्का देता है? ठीक है ना। तो इसमें कौन सा बल काम करता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला केंद्राभिमुखी बल और दूसरा अपकेंद्री बल, तीसरा घर्षण बल और चौथा तनाव बल। तो घर्षण बल तनाव बल तो होगा नहीं, इसमें ये दो ऑप्शन है। इसमें आपका ये सही आंसर हो जाएगा। जब एक कार मोड़ लेती है तो हमें बाहर की तरफ धक्का देने वाला यहाँ पर जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो आपका अपकेंद्री बल हो जाएगा। और इसी का एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। अपकेंद्री बल का एग्जाम्पल जो कपड़े सुखाने वाली जो मशीन है, ये जो वॉशिंग मशीन है उसमें, या दूध से जो मक्खन निकालते हैं, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन में इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है। और दूसरा है इसी से रिलेटेड एक अपकेंद्री बल भी होता है। अपकेंद्रीय बल होता है जिसके अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। चल सकता है। यह उदाहरण है अभिकेंद्री बल का और इसका एक फॉर्मूला होता है F बराबर mv² r। ठीक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? पहला ऑप्शन है
95 1895 से 1900 ईस्वी, और दूसरा है 1901 से 1909 ईस्वी, तीसरा है 1921 से 1927 ईस्वी, और चौथा है 1931 से 1935 ईस्वी। तो दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 ईस्वी के दौरान किया गया था। और यह संसद भवन जो भविष्य में संसद के सदस्यों की संख्या वृद्धि होने पर यह अब उपयुक्त नहीं रह जाएगा। यह जो संसद भवन है भविष्य में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो यह उपयुक्त नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। यह बनवाया गया था 1971 के समय में। यह संसद के सदस्यों की संख्या जो 1971 में थी उसी के आबादी के आधार पर इसका आवंटन किया गया था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा केरल। तो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और केरल में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जैसे मसाले में आपका नारियल, छोटी इलायची इत्यादि इसमें शामिल है। रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? रबड़ का उत्पादन भी केरल में ही होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान इस्लामिक राज्य, दूसरा है अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य, और तीसरा है अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, और चौथा है अफगानिस्तान इस्लामी सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, दूसरा है नर्सरी स्कूल में दाखिले को व्यवस्थित कराना, और तीसरा है नर्सरी स्कूल को विनियमों के तहत लाना, और चौथा है बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युवा के मन में सरकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। युवा के मन में सरकार के प्रति, सरकार की योजना के प्रति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। पर्यावरण के से हम लोग देखें तो पर्यावरण के लिए उपयुक्त वातावरण के लिए भौगोलिक क्षेत्र का 33% कितना प्रतिशत होना अनिवार्य है? भौगोलिक क्षेत्र का 33% होना अनिवार्य है। और भारत में अधिक वन क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश एमपी में है। बच्चों में यदि पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो गए तो आने वाले समय में प्रदूषण को मुक्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी, और यही सोच गवर्नमेंट की भी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीत बुखार या पीत ज्वार मुख्य रूप से इंसानों के बीच फैलता है किनके माध्यम से? पहला ऑप्शन है मादा मच्छर के काटने से, दूसरा नर मच्छर के काटने से, तीसरा पानी से, और चौथा वायु से। तो पीत ज्वार या पीला बुखार, येलो फीवर जिसे बोलते हैं, यह मुख्य रूप से इंसानों में मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वार एसिड एंटीजी मच्छर के काटने से फैलता है। किसके काटने से फैलता है? एडिस एंटीजी मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से ही फैलता है। मलेरिया रोग का वाहक भी मच्छर ही है। फाइलेरिया रोग फाइलेरिस बेंक्रोफाइटिस फाइलेरिस बेंक्रोफाइट नामक कृमि से होता है। किससे होता है फाइलेरिया? फाइलेरी बेंक्रोफाइट।
नामक कृमि से होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा होता है तो उसका उत्पादन होता है किस रूप में, उसमें किस चीज़ का उत्पादन होता है जब दूध खट्टा होता है? सबसे पहले ऑप्शन है लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, और चौथा है लिनिलिक एसिड। पहला है लैक्टोज, दूसरा है लैक्टिक एसिड, जो इसका सही आंसर हो जाता है। और दूध में खट्टा होने का, दूध के खट्टा होने का कारण भी लैक्टिक एसिड ही है। दूध में और भी एक चीज़ पाया जाता है जिसे हम कैसीन बोलते हैं। दूध में कैसीन पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपी पत्ते बिंदुदार दशमलव का प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? हर सेट अलग अलग होना चाहिए। हर सेट को क्या कहा जाता है? फिर से पढ़ते हैं। आईपी पत्ते में बिंदुदार दशमलव का प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? सबनेट, ऑक्टेट, सबसेट और आईपी सेट। आईपी जो प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता देता है जो गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए उसका रास्ता तय करता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डैश के पदेनाध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? CLRI किसके अध्यक्ष होते हैं? CLRI। दूसरा है CSIR और तीसरा है ISRO यानी इसरो DRDO। प्रधानमंत्री इनमें किसके अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री इनमें CSIR के अध्यक्ष होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म होता है। CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1942 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसरो एक भारतीय अंतरिक्ष संगठन है। इसरो एक भारतीय अंतरिक्ष संगठन है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है जनसभा, दूसरा भूख हड़ताल, तीसरा खगोलीय वेधशाला और चौथा प्राचीन मूर्तियाँ। तो दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व खगोलीय वेधशाला के रूप में है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है बोस्टन, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा लॉस वेगास और चौथा वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यह यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग से संबंधित है। यह न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। न्यूयॉर्क के कौन से द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर अवस्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह को
देश के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ देश के रूप में, देश नहीं होगा यहाँ पर, और किस उपनाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? सुबह का तारा, शाम का तारा, लाल ग्रह और नीला ग्रह। तो मंगल ग्रह को यहाँ लाल ग्रह नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। लाल ग्रह के कारण यहाँ पर मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड का होना है। यहाँ पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं और यह अपनी कक्षा तल से 25 डिग्री कोण पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। सूर्य की परिक्रमा यह 687 दिनों में करता है। सूर्य की परिक्रमा यह कितने दिनों पर करता है? सूर्य की परिक्रमा यह 687 दिनों पर करता है और अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी भी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा लेता है। फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह कितने उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा, अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम बनाने के लिए और गैर जहरीले घटक के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठोर जल को नरम बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है NO2CO3। इसका सूत्र होता है NO2CO3। इसका ग्लास निर्माण और कागज उद्योग में जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए या हटाने में धुलाई के लिए और इसका उपयोग ग्लास निर्माण, कागज उद्योग और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, सोडियम बाइकार्बोनेट और खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। क्या इसका सूत्र है? NaHCO3। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? जी, स्क्रीन, कलर्स और सोनी। तो यहाँ पर जो जी है, स्क्रीन है, कलर्स और सोनी, ये सभी टीवी चैनल के नाम है, लेकिन इसमें स्क्रीन ये अलग है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्रीन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉर्निबल त्यौहार। अगला क्वेश्चन है हॉर्निबल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो जो ये हॉर्निबल त्यौहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। शक्ति पूजा, दुर्गा पूजा, शक्ति पूजा या दुर्गा पूजा बंगाल और बिहार की प्रमुख त्यौहार है। ठीक है। छठ पूजा बिहार की प्रमुख त्यौहार है और गणेश चतुर्दशी जिसमें गणेश भगवान की पूजा होती है, यह पूजा महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घटा किसे प्रदर्शित करता है? केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? एक, राजस्व प्राप्ति की कुल राशि, दूसरा पूंजीगत प्राप्ति की कुल राशि, सी, धनराशि सरकार का उधार लेना पड़ता है, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेना पड़ता है, और चौथा, अनुमानित सरकारी आय का कुल राशि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह राशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है और इसे हम बजट का घाटा प्रदर्शित करते हैं, और यही बजट का घाटा प्रदर्शित करता है। बजट घाटा कुल आय और कुल व्यय के बीच का घाटा है। बजट घाटा कुल आय और कुल व्यय के बीच का घाटा है जो वित्तीय वर्ष में
होता है, जो वित्तीय वर्ष में होता है। और यह बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अधीन पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? यह भारतीय संविधान के 112 के अधीन पेश किया जाता है। और जो वित्तीय बजट है वो वित्तीय बजट है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्कुराते हुए बुध के लिए अगला क्वेश्चन है मुस्कुराते हुए बुध किसके लिए कोड है? मुस्कुराते हुए बुध किसके लिए कोड नाम था? 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत एवं बचाव अभियान में, या 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत बचाव अभियान के द्वारा। तीसरा है 1998 में किए गए पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण के द्वारा। और चौथा है 1974 ईस्वी में किए गए पोखरण में फर्स्ट परमाणु परीक्षण के द्वारा। तो यहाँ पर परमाणु 1974 में पोखरण में जो फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया गया था, और इसमें मुस्कुराते हुए बुध का कोडिंग किया गया था। और यह परीक्षण 1998 ईस्वी में किया गया था। इसका एग्जैक्ट डेट हो जाएगा 11 से 13 मई 1998 ईस्वी में यह परीक्षण किया गया था। इसमें शक्ति का 98 नाम दिया गया था। कितना नाम दिया गया था? 98 नाम दिया गया था, जो 11 मई 1998 ईस्वी को थर्मोन्यूक्लियर के द्वारा विखंडन किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग प्रणाली। अगला क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किससे संदर्भित है? मल्टीटास्किंग प्रणाली किससे संबंधित है? एक से अधिक उपयोगकर्ता, दूसरा है एक से अधिक प्रक्रिया, तीसरा है एक से अधिक हार्डवेयर, और चौथा है एक से अधिक आईपी पता। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग है, यह एक से अधिक प्रक्रिया से संबंधित है। मल्टीटास्किंग विशेष रूप से एक से अधिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है। मल्टीटास्किंग प्रणाली का अर्थ होता है किसी कार्य को करने में अनेक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, अथवा कोई एक उत्पादन करने के पूर्व अनेक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लिए यातायात विषम समय योजना का हाल ही में किया गया पूर्व परीक्षण किस पर आधारित था? सम विषम कैलेंडर माह, दूसरा विषम सम कैलेंडर तिथि, तीसरा वाहन पंजीकरण, और चौथा सुबह 8 बजे रात्रि 8 बजे के दौरान विषम सम घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन पंजीकरण। और इसमें दिल्ली में चलने वाले जितने भी यातायात थे उनके पंजीकरण के जो क्रम थे, जो नंबर थे, उसमें विषम नंबर वाले को एक दिन चलाने की अनुमति दी गई थी, और उसके बाद अगले रोज सम नंबर वाले को, अगले पंजीकरण वाले को अगले दिन चलाने की अनुमति दी गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, पीयूष ग्रंथि और पित्ताशय। इसमें 4 अंगों के नाम दिया गया है। इसमें कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय को गेल ब्लैडर उसका अंग्रेजी नाम है। यह नाशपाती के आकार के जैसा होता है। यकृत से निकलने वाला पित्त इसमें जमा रहता है। पित्त हरे रंग का होता है और इसका पीएच मान 7.7 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त वसाओं का इमल्सीकरण करता है। और यकृत लीवर का सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 किग्रा से 2 किग्रा होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 किग्रा से 2 किग्रा होता है। और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। और जो अधिवृक्क है, अधिवृक्क में कास्टेक्स या मेडुला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कास्टेक्स या मेडुला पाया जाता है। और इसी कास्टेक्स की कमी से
एडिशन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से एडिशन रोग होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता की स्थिति किस वजह से होती है? प्लेटलेट्स की कमी से, आरबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से और ऑक्जीलेट की कमी से। रक्त अल्पता की कमी आरबीसी की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? यह आरबीसी की कमी से होती है। और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या उसका अंग्रेजी नाम बोन मैरो है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। और यह जो आरबीसी है इसके निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और B12, कौन कौन सा? प्रोटीन, आयरन, विटामिन और B12 और इसके साथ फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड भी सहायक होता है। भ्रूण के समय में आरबीसी का निर्माण पलिया में होता है और यकृत में भी होता है। कहाँ होता है? पलिया में और यकृत में भी होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? तो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संबंधित करते हैं? पहला है ऑप्शन में होने वाले प्रदूषण से, दूसरा औद्योगिक प्रदूषण से, तीसरा जल प्रदूषण और चौथा मिट्टी प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन से होने वाले प्रदूषण। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक भारत वाहनों से होने वाले प्रदूषण से संदर्भित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को कब अपनाया था? भारतीय संविधान सभा जो थी वह भारतीय ध्वज को कब अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जून 1947। कब अपनाई थी? 22 जून 1947 को अपनाई थी। और इस समय झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी मेरठ कांग्रेस अधिवेशन 1946 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। कब अध्यक्षता किए थे? 1946 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। और इस समय जो झंडा थी उसमें 24 आरियाँ 24 तिलियाँ होती थी। और यह जो झंडा होता था, झंडे का अनुपात 3:2 होता था। कितना हुआ? 3:2 हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल के संदर्भ में विषम का पता लगाएं। फायरवॉल के संबंध में विषम का पता लगाएं। यह जो फायरवॉल है यह एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। जो फायरवॉल यह क्या हो सकता है? यह जो फायरवॉल है यह एक सॉफ्टवेयर हो सकता है या फायरवॉल हार्डवेयर हो सकता है। फायरवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का संयोजन करता है या फायरवेयर आग को बुझाने में काम करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जो फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन ये हो सकता है। ये इसका सही आंसर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन, विक्रम साराभाई और होमी के भाभा। और चौथा है सीवी रमन। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। कौन थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और इन्हें ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। सीवी रमन को रमन इन्फेक्ट 1928। सीवी रमन को रमन इन्फेक्ट जो आया 1928 ईस्वी के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में इन्हें कब? इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और जो कस्तूरी रंगन इन्हें इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है तीरंदाजी, दूसरा ऑप्शन है एयर राइफल शूटिंग और तीसरा कुश्ती, चौथा बैडमिंटन। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध एयर राइफल शूटिंग से है। किससे है? भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध एयर राइफल शूटिंग से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य।
तो भारत